Hello, good morning student. I hope you are enjoying your 12th syllabus. समझ में आ रहा है? Already we have seen 4 chapter, that is first admission of partner, retirement of partner, dissolution of partnership firm and the final account. Now this 4 chapter is different from this bill of exchange. ये 4 chapter में हमने क्या देखा? Account we have to open. That is a revaluation account, partners capital account. In final account we have seen trading account, profit and loss account and the balance sheet. But this chapter is totally different from other chapters. अगर नाम आप पढ़ोगे तो देखो लिखा है bill of exchange. ठीक है? So today we'll start what is a bill of exchange. Have you heard about bill receivable and bills payable? Yes, of course we heard in 11th standard as well as 12th standard. बट सिर्फ वो हमें इतना ही पता था कि बिल रिसीवेबल वी शुड राइट इन असेट साइड एंड बिल्स पेबल वी शुड राइट इन लायबिलिटी साइड. बट मेन बिल रिसीवेबल होता क्या है, उसका मार्केट में काम क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में. ठीक है? सो विल मूव विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. लेकिन जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ आपको, वो एक बार हम पिक्चर तो देखते हैं क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज. सी अभी आपको कुछ ध्यान ज्यादा लर्न याद नहीं रखना है. यू हैव टू सी दिस ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज. दिस इज अ फॉर्मेट. इस तरह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे होता है स्टैम्प. सी हियर, वन सेकंड, हियर स्टैम्प इज नेसेसरी. कोई भी काम होगा तो स्टैम्प तो होता है, तो ही उसको लीगल वैल्यू होती है. देन बिल कितने का है वो हमें लिखना है, जिसने बनाया है उसका नाम, जिसको बनाना है उसका नाम, देन सिग्नेचर एंड दिस ऑल. सो डोंट गो डिटेल्स राइट नाउ. सिर्फ एक बार देख लो ये क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे ये चैप्टर का हीरो कौन है. सो दिस इज अ बिल एंड दिस इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल. Okay, so now without wasting much time I start. Now पहले एक स्टोरी देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज सी. दिस इज अ सेलर. एज्यूम करो इसका कुछ तो नाम रख देते हैं हम लोग ए. एंड दिस इज अ बायर. So this is a seller and this is a buyer. But as you know, we cannot do all transaction by cash only. We have to do transaction by credit also. मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करना होता है मार्केट में. पूरा सेल्स या परचेस कैश में नहीं होता है. ठीक है? वहां पे क्रेडिट पीरियड्स होता है 3 months का. अगर सेलर ने बायर को सेल किया है कुछ, तो बायर विल नॉट पे इमीडिएटली टू द सेलर. And this is happened between the, we can say, wholesaler and retailer. ठीक है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है होलसेलर एंड रिटेलर में या बड़े बड़े बिजनेसमैन में. वरना ऐसे नहीं कि हम अपने छोटे मोटे दुकानदार के पास जाए और उसको बोले बिल ऑफ एक्सचेंज बना. सो नहीं. पहले बेसिकली ये एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस से क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है. आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है. सो मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है. बट द फोकस इज दैट ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि हमारी इस कहानी की शुरुआत ही क्रेडिट से होगी. अगर कैश बेसिस है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं, पिक्चर बनेगी ही नहीं हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज की. तो मेन कंसेप्ट क्या होनी चाहिए, द गुड शुड बी सेल ऑन द क्रेडिट बेसिस फ्रॉम सेलर टू द बायर. अब इसने सेल तो कर दिया, सी देखो, ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, बायर के पास चला भी गया मटेरियल जो भी उसने सेल किया है. बट नाउ बायर विल नॉट पे इमीडिएटली 10,000. नाउ आई हैव टेकन ये स्मॉल अमाउंट. एक्चुअली ये लाखों में करोड़ों में अमाउंट होती है. 20 lakhs 50 lakhs बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं. बट यहाँ पे सिंपल मैंने अमाउंट ली है 10,000. सो मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है ऑन अ क्रेडिट बेसिस. तो देखो रॉ मटेरियल जो भी होगा वो चला भी गया है बायर्स के पास, फिनिश गुड जो भी होगा. ठीक है? बट बायर विल नॉट पे इमीडिएटली 10,000 टू द सेलर. देन व्हाट विल डू, देन बायर विल प्रॉमिस कि अरे भैया मैं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये अमाउंट पे करूंगा. तो ये दोनों की पहले से पुरानी दोस्ती है, प्लस दोनों का पुराना बिजनेस है, दोनों हमेशा ट्रांजैक्शन करते हैं. लेकिन फिर भी मिस्टर ए क्या बोलेगा, ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 months के बाद दो.
लेकिन एक प्रूफ तो होना चाहिए कि मैंने तुम्हें सेल किया है और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है पे करने का. सो Mr. B will promise to Mr. A that he will pay 10,000 after 3 months, but there should be a proof, and that should be a written proof. There is a no place for the oral promise का कोई यहाँ पे important नहीं है. So there will be a written promise that B will pay to Mr. A. तो वो जो भी प्रॉमिस करेगा, कब पे करेगा, कितना पे करेगा, किसे पे करेगा, दिस ऑल विल बी रिटन इन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमने प्रीवियस में देखा. देखो फिर से प्रीवियस स्लाइड में हम चले जाते हैं. देखो तो यहाँ पे प्रॉमिस किया है ए इज अ सेलर, ठीक है, विजय भट्ट इज अ सेलर और अशोक कुलकर्णी इज अ बायर. तो अशोक ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि यस आई विल पे, जो भी अमाउंट दे देंगे. यहाँ पे 6950 है, 10,000 होती तो हमने यहाँ पे 10,000 लिखा होता, 10,000. सो दिस विल पे आफ्टर 80 डेज. देखो 80 डेज के बाद वो पे करेगा, उसके लिए सिग्नेचर जरूरी है. ये तो लिख लिया अमाउंट, सेलर का एड्रेस लिख लिया, बायर का एड्रेस लिख लिया, लेकिन साइन जरूरी है. कोई भी कागज, कोई भी पेपर विदाउट सिग्नेचर तो काम नहीं चलता है. तो यहाँ पे विजय भट्ट ने साइन कर दी और यहाँ पे अशोक कुलकर्णी ने साइन कर दिया और इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया. ठीक है, आई होप आपको समझा है थोड़ा सा. चलो फिर से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. सो मिस्टर ए ने बी को क्या किया, सोल्ड किया ऑन अ क्रेडिट बेसिस ₹10,000. देन बी make a promise, then I will pay later, and whatever the transaction is done, whatever the talk is done between these two persons, that is written in paper, that is called bill of exchange. Okay, now we'll move to the next. Now what we have to do? Now see here, first we'll see the definition. According to definition 1881, ठीक है, make a highlight. यही साल में बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था. एज पर इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो बैंकिंग स्टूडेंट है दे ऑलरेडी नो दिस एक्ट. तो क्या कहा है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या, कागज जो बॉन्ड पेपर पे लिखा जाता है, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर. ऑर्डर होती है वहां पे, रिक्वेस्ट नहीं होती कि भैया पे कर, ऑर्डर होती है यू हैव टू पे. साइन बाय द मेकर, मतलब जिसने बनाया है, कौन बनाएगा, ऑफकोर्स सेलर बनाएगा. डायरेक्टिंग टू ए सर्टन पर्सन, वो डायरेक्ट कर रहा है कि कौन पे करेगा. ए ने क्या किया, बी को डायरेक्ट किया कि यस बी विल पे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो क्या क्या होना चाहिए, साइन होनी चाहिए किसकी, जिसने बिल बनाया है, मेकर की. और क्या होना चाहिए, सर्टन पर्सन टू हु इज गोइंग टू पे, सर्टन अमाउंट, कितनी अमाउंट पे करना है, सर्टन पर्सन. This all information should be right in the bill of exchange. This all information should be mentioned in bill of exchange. ठीक है, so maybe bill of exchange, what is a bill of exchange, give one word, give one sentence में आ सकता है या fill in the blanks में आ सकता है. 1881, ठीक है. so bill of exchange की definition समझिए आपको. next one will go characteristic features of bill of exchange. बिल मस्ट बी इन राइटिंग, मैंने अभी बताया है कि ओरल को यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. ऐसे तो कोई भी बोल सकता है प्रॉमिस, तो ऐसे हम बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बट कौन सा प्रॉमिस इम्पोर्टेंट होता है, जो रिटर्न होता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में वैल्यू किसको है, वही प्रॉमिस को वैल्यू है जो राइटिंग में लिखा है. तो बिल मस्ट बी इन राइटिंग. सेकेंड वन, बिल मस्ट बी एड्रेस टू स्पेसिफिक पर्सन. कौन पे करेगा बिल, बी करेगा या और कुछ नाम होगा, अभिजीत, अजीत, है ना, मुकेश, जो भी नाम होगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, मस्ट बी एड्रेस, पेंशन करना है स्पेसिफिक पर्सन को. नेक्स्ट वन, बिल मस्ट कंटेन ऑर्डर टू पे, नॉट अ रिक्वेस्ट. वहां पे रिक्वेस्ट नहीं होगा कि भैया प्लीज पे करोगे क्या, नहीं, वहां पे ऑर्डर होगी कि आफ्टर 18 डेज, आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, मिस्टर ए विल पे टू
such amount dash dash dash, so there will be a order. Don't worry, डिटेल्स में हम बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे ड्रॉ कैसे करना है, बिकॉज लास्ट ईयर तक फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को 5 मार्क्स थे, तो वो उसकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे. नेक्स्ट वन, the amount shown in the bill must be definite and clear. So there should be a mention proper amount, means 20,000 30 rupees. So they have to mention there. So 20,000 30 rupees. Otherwise 100 rupees, 231 rupees. Everything should be mentioned. मतलब सब कुछ डिटेल में लिखना होना चाहिए. Because this is a very valid documents. ये कोर्ट में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया ए और बी के बीच में. ठीक है. So all should be in writing, should be a specific person, there should be a order to pay, and there should be amount clear and definite. Now the date of writing also should be there. वरना मैंने तो 3 महीना मतलब नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स बोला था. ऐसे हो सकता है मैंने मंडे मतलब नेक्स्ट ईयर के मंडे बोला था, सो नहीं. तो वहां पे प्रॉपर डिटेल्स डेट होनी चाहिए, जैसे 19 जुलाई 2020. सो ये प्रॉपर डेट हमें मेंशन करनी है. आपने अगर फिर से वीडियो बैक साइड देखो, फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार देखो, अब आपको ये आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आई होगी. मैंने वहां पे क्या क्या लिखा है, अमाउंट लिखी है, डेट लिखी है, जिससे पे करना है वो पर्सन लिखा है, जो पे करेगा वो पर्सन लिखा है, एंड ऑल इज इन रिटर्न फॉर्म. ठीक है. तो जो मैंने सेकंड स्लाइड में बताया है, एक बार फिर से पॉज करो वीडियो देखो, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब आपको वहां पे नजर आएगा, इसलिए मैंने पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको बताया. ठीक है. नाउ the duration of bill must be definite, of course, after 3 months, after 80 days, after 24 days, वो भी duration भी mention करो. So this is all characteristic. Now we'll move to the parties to be involved in bill of exchange. अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी होती है आपको, सेलर एंड बायर. सो सेलर एंड बायर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है सेलर एंड बायर, सो डोंट वरी. अब हम सीखेंगे सेलर को क्या कहते हैं, ड्रॉवर. सो इन बिल ऑफ एक्सचेंज वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड सेलर. ठीक है. अब हम सेलर वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब हम इसको सेलर को बोलेंगे ड्रॉवर. ड्रॉवर मीन्स हु ड्रॉ द बिल. ऑफ कोर्स दुकानदारी बिल ड्रॉ करेगा. देखो हम भी कुछ परचेस करने जाते तो हम दुकानदार को नहीं बोलते ला इधर मैं बिल बनाता हूँ, है ना. सो हु मेक द बिल, ऑफ कोर्स सेलर मेक द बिल. बट व्हाट वी कॉल सेलर, वी कॉल ड्रॉवर. तो जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में सिखाओगी, नाउ आई विल नॉट यूज वर्ड सेलर. Instead of sailor, now I will use word drawer. A person who draw the bill. Then who will be a drawing? Of course, who will be a drawing? Of course, buyer will be a drawing. Drawing means क्या? The bill on whom bill is drawn. ठीक है? So buyer को ही हम क्या बोलेंगे अब? Drawing. आई होप आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है. मैंने पहली स्टोरी सिखाई है आपको. मिस्टर ए sold goods to Mr. B. That means Mr. A is a drawer and Mr. B is a drawing. Now third अब ये कौन है? Who is the payee? अब third तो मैंने बताया नहीं. I explain only seller and buyer. Then who is the payee? So payee and drawer are the one and the same or maybe different. मतलब सिंपल है. अगर ड्रॉवर 3 महीने के बाद अवेलेबल नहीं है, जब ड्रॉवी पैसे देने के लिए आ गया और ड्रॉवर तो अवेलेबल नहीं है, ड्रॉवर आउट ऑफ इंडिया है, तो वो वापस तो नहीं जाएगा ड्रॉवी. चलो अब मुझे पे नहीं करना है, तो ऐसे वक्त ड्रॉवर क्या करेगा, किसी और को परमिशन देगा कि मेरे बजाय तू पैसे एक्सेप्ट कर. सो द पर्सन who accept the final amount from the drawee is called payee. ठीक है. तो basically there are 3 parties in the bill of exchange. Drawer means seller, drawee means buyer, and payee means वो ड्रॉवर भी हो सकता है या कोई और पर्सन हो सकता है. सपोज मिस्टर ए इज नॉट अवेलेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो ड्रॉवर में भी उस मिस्टर ए में भी उनके पार्टनर को बोल सकते हैं कि यस मिस्टर बी विल कम एंड पे अमाउंट टू यू. मे बी उसके वाइफ को बोल सकता है, मे बी उसके बेटे को बोल सकता है कि भैया मैं तो हूं नहीं बेटा, तो जब ड्रॉवी बायर जब आएगा मिस्टर बी, तो वो पैसे तू रख ले अपने पास. ठीक है. सो ये कोई भी हो सकता है, पे कोई भी हो सकता है.
सो ड्रॉवर में भी पेई हो सकता है या कोई और भी पेई हो सकता है, ठीक है। सो देर आर थ्री पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई मतलब हु अल्टीमेटली गोइंग टू रिसीव द फाइनल अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी। अगर ड्रॉवर इंडिया में ही है तो ड्रॉवी ड्रॉवर के पास ही जाएगा और पेमेंट करेगा, तो तब ड्रॉवर पेई हो सकता है। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट। डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अमाउंट लिखना जरूरी है, डेट इज मस्ट, देन पीरियड्स ऑफ कोर्स आफ्टर 3 months, आफ्टर 84 days you have to mention. Without signature there is no use of bill of exchange. See, if I give you check of 1 crore but without signature कोई फायदा है? So no, signature is must. And revenue stamp is there, of course. This is what we can say government approved document. So कोर्ट में भी ये हम यूज कर सकते हैं अगर ए एंड बी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, सो विल प्रोड्यूस दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इन कोर्ट ऑल्सो। सो दैट टाइम वी नीड दिस रेवेन्यू स्टैम्प। देखो आपके पास होम रेंट, रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट वगैरह होगा तो उसमें भी देखो हमने रेवेन्यू स्टैम्प 100% लगाया होगा, ठीक है। सो दिस आर द बेसिकली ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट इन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बिना बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल है, बिल्स पे इमीडिएटली ऑन डिमांड, जैसे बोला पे करना है आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड 3 months 2 months। विल नॉट सी दिस इन डिटेल्स, विल सी दिस लेटर। ये सिर्फ आप एक बार लिख कर रखो अपने पास, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जब पूछेंगे तो ये इतना काम नहीं आएगा। सो दिस इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव 1 marks, तो लिख कर लीजिए जो इमीडिएटली पे करते हैं या आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद पे करते हैं। यूजफुल एंड एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये हमें क्या क्या बिल ऑफ एक्सचेंज, एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा जिसपे हमने लिखा है, रेवेन्यू स्टैम्प लगाया है, लेकिन ये क्या मेजर रोल प्ले करता है अब हम देखेंगे। फर्स्ट वन, द डेट कैन बी फिक्स्ड, मतलब हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट फिक्स कर सकते हैं कि यस ये डेट पे हमें मनी कहाँ से होगा, मिलेगा डेटर्स से, डेटर्स मीन्स कस्टमर। सो हम बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट यूज कर सकते हैं, मतलब डेट पे से हमको पता चलता है कि यस हमें कब पैसे मिलने वाले हैं, एक प्रूफ होता है, रिटर्न प्रूफ होता है। ओरली अगर मैं बोलूँ कि हाँ हाँ मैं इतना इतना पैसे आपको दूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, है ना। बातों पे कोई यकीन नहीं करता जब तक हम रिटर्न नहीं लिखवाते हैं, तो ये एक बेनिफिट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अगर कुछ झगड़ा हो गया तो एटलीस्ट सेलर बता सकता है कि देखो इसने मुझे प्रॉमिस किया था बायर ने कि वो पे करेगा ये पर्टिकुलर डेट पे। The bill is simple and useful instrument for settlement of account. Very simple. Two person make a promise. Yes, I will pay after 2 months, and that he will pay also after 2 months. So it is very simple procedure to settle down the accounts. बार बार हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, भैया पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो। We have this written proof, so we can demand on a particular date. A bill is very useful for foreign trade. ये फॉरेन ट्रेड के लिए भी यूज होता है। अब ये कैसे यूज होगा ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो these are the useful of advantage of bill of exchange. And last one, business can easy finance difficulties of other bank by drawing bill of exchange. अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि एक कागज का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी कैसे दूर करता है बिजनेसमैन की। इसने तो क्रेडिट पे सेल किया है, फिर ऐसे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्प करता है जिससे बिजनेसमैन की फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्या होती है, दूर होती है। बस इस पे हमको फोकस करना है, यही मेन काम हमें करना है। तो ये एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी आपको सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अगर बिजनेस को अचानक पैसे की जरूरत होती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसे कैसे हेल्प करेगा, ये हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ अब ये मेन पार्ट है जो लास्ट ईयर तक इसे 5 मार्क्स थे। 5 मार्क्स में वो फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव में पूछते थे, ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये इंफॉर्मेशन देते थे कि ड्रॉवर कौन है। नाउ टेल मी हु इज अ ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, दैट मीन्स सेलर। Who is the drawee? A person on whom bill is drawn,
that means he is a buyer. So अशोक buyer है, विजय seller दुकानदार है, amount 6950. When Ashok is going to pay this bill? After 80 days. बिल ड्रॉ कब किया? डेट ऑफ बिल 7th मार्च में ड्रॉ किया है, और 7th मार्च के बाद 80 डेज हमें ऐड करने हैं, और उसके बाद वो पे करने वाला है. एंड एक्सेप्ट उसने साइन, अशोक ने साइन कब की? 10th मार्च. मतलब बिल तो ड्रॉ किया विजय ने 7th मार्च, लेकिन तब शायद अशोक अवेलेबल नहीं होगा सिग्नेचर के लिए, तो अशोक ने आके सिग्नेचर कब किया? 10th मार्च पे. ठीक है, तो बिल ड्रॉ और एक्सेप्टेड डेट अलग हो सकती है. कभी कभार ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ यही देते, तो एज्यूम करो कि जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन ही ड्रॉवी ने आकर सिग्नेचर की. लेकिन कभी कभार एक्सेप्टेड डेट अलग होती है, 2 दिन के बाद, या सैटरडे संडे होगा तो मंडे आके साइन कर सकते हैं. So this is the information given in the question. With the help of this information, you have to draw bill of exchange. Now see, आपको बड़े पेज पे बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे ड्रॉ करना है. रेक्टेंगल में, स्क्वायर में नहीं, रेक्टेंगल में ड्रॉ करिए आपके बुक में. First we have to put stamp. Stamp के बिना there is no value for bill of exchange. So we need a stamp, government stamp, revenue stamp. ठीक है. Then in this box we have to write how much amount we have to pay. So in figure also and in word also we are going to write here. Next we have to write the address of drawer. देखो आप बिल, कोई भी बिल दुकान से लेकर आते हो, बिल दुकानदार का नाम एड्रेस ऊपर ही होता है ना बिल के. So here we have to write drawer's name. Now I am not going to repeat again and again. Drawers means seller, so here we have to write drawer's name. बराबर इसके क्रॉस साइड we have to write here drawie's name, that means buyer's name. ठीक है, देखो कैसे याद रखना है. पहले ये 2 विंडो ओपन करने हैं. पहले विंडो शेप भी याद रखो कैसे शेप होता है. सो स्टैंप लगाया हमने, रेवेन्यू स्टैंप, उसके नीचे एक हमने विंडो ओपन की है रेक्टेंगल में, उसमें हमने अमाउंट लिखी है रुपीस. अब आजकल आप ये रुपीस ऐसे भी लिख सकते हो, अब हम रुपीस ऐसे डिनोट करते हैं. सो यू कैन राइट हियर रुपीस दिस आल्सो 6950. हियर यू हैव टू राइट ड्रॉवर, हियर यू हैव टू राइट ड्रॉवीज नेम. नाउ बराबर सिग्नेचर देखो, इसकी सिग्नेचर बराबर इसके सामने आनी चाहिए. इफ यू नोटिस डेट देखो, बिल ड्रॉ की डेट 7th मार्च है, एंड एक्सेप्ट जब उसने साइन की तो डेट है 10th मार्च. सो मेक श्योर while writing the date they have given date of bill and accepted date. ठीक है, अशोक कुलकर्णी ने यहाँ पे साइन की, विजय बराबर उसके ही देखो यहाँ पे साइन करेगा नीचे. ठीक है, सो सिग्नेचर ऑल्सो मस्ट. अगर आपने फीचर्स देखा है क्या क्या जरूरी है, फिर से बैक करो वीडियो और देखो. रेवेन्यू स्टैम्प इज कंपलसरी, डेट इज कंपलसरी, now drawer's name and drawing's name is compulsory, and of course without signature there is no value, so signature is compulsory. ठीक है, so now the main part we have to write here. What we have to write here? See, this is the main part. 80 days after, always start with periods. So if they have given 3 months, so we'll write 3 months. 3 की spelling लिखनी है, 3 months. Or here they have given 80 days, so don't write 80. This is not allowed. इसे मार्क्स नहीं होते. ठीक है, so you have to write here spelling. So 80 days after, pay to me or my order. माई ऑर्डर मतलब क्या? मुझे पे करो. विजय ने क्या लिखा? एक तो मुझे पे करो, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं जिसको भी ऑर्डर करूंगा उसको पे करो. सम ऑफ ₹6,950 ओनली. दिस इज कंपल्सरी. जब आप चेक भी लिखते हो तो ओनली लिखना जरूरी होता है. फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जितना भी आपने वैल्यू रिसीव्ड किया है, मतलब मटेरियल, स्टॉक, जो भी आपने गुड्स रिसीव्ड किया है उसकी वैल्यू है. देन सो देखो हमने फिगर्स में लिखा है. वी हैव रिटन इन वर्ड्स ऑल्सो, we have written periods also, we make the signature also, we put stamp also, we write drawers and drawers name also. After this writing it gets the value, it's become the bill of exchange. जैसे बॉन्ड पेपर होता है मोटा सा, और उस पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. Understood? So this is a written unconditional documents where we have to write all this information, we have to make the signature, then this piece of paper got a high value. अब ये पेपर्स को, एक कागज के टुकड़े को वैल्यू मिल गई है. क्यों? बिकॉज वी पुट हियर स्टैम्प, वी पुट हियर सिग्नेचर,
we put all details and now we can call this bill of exchange. So ऐसे 5 मार्क्स का होता है, देखो यहाँ पे हाफ मार्क्स होते हैं. नाउ ये मैं प्रीवियस का सब बता रही हूँ, पता नहीं अब नए फॉर्मेट में क्या है ये मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ अभी भी. तो इसको हाफ होता है, इसको मार्क्स हाफ होते हैं. हाँ, इसको ये पूरे इसको 2 मार्क्स होते हैं. सो हाफ हाफ, ये 2, यहाँ पे हाफ हाफ, ऐसे करके टोटल वी गेट 5 मार्क्स फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज. आई थिंक अभी भी वही होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बट स्टिल ठीक है, जब आएगा तब मैं ऑफकोर्स उसका भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए. ठीक है. सो सी हियर, दिस इज डन. 5 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा. मेक अ प्रैक्टिस, बस यही हमको करना है. 2 विंडो ओपन करने हैं, पहले दुकानदार का नाम, देन बायर्स का नाम, देन ऑल वी हैव टू पुट. आई होप बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आया है. नहीं आया तो बार बार 2-3 बार आप देखो वीडियो, स्लोली स्लोली समझ में आएगा. पहले एडमिशन रिटायरमेंट में भी आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन उसके बाद आपको आ गया. सो जैसे जैसे हम वीडियोस देखोगे, अपलोड करेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा. ओके, चलो, आई होप. चलो बाय, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करो, शेयर करो.